पेज नंबर 5.10 एग्जांपल नंबर 5 इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। कुछ अभी कंडीशन कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि एपी किस सिचुएशन में बन रहा है। तो फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम। फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल number of students left in the school auditorium from the total strength of 1000 students from the total strength of 1000 students. Number of students left in the school auditorium from the total strength of 1000 students when they leave the auditorium when they leave the auditorium when they leave the auditorium in batches of 25 in batches of 25. First part ये है, number of students left in the school auditorium from the total strength of 1000 students when they leave the auditorium in batches of 25. ठीक है, हमें ये बताना है कि स्कूल ऑडिटोरियम में कितने बच्चे बचेंगे, ये हमको बताना है। बच्चे जो हैं वो बैचेस में छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, मतलब पहले 25 बच्चे ऑडिटोरियम को छोड़कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 25 बच्चे ऑडिटोरियम को छोड़कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 25 बच्चे ऑडिटोरियम को छोड़कर जाएंगे। इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम when first batch leaves। जब पहला बैच ऑडिटोरियम को छोड़कर जाता है, जब पहला बैच ऑडिटोरियम को छोड़कर जाता है, तब स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, तब ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स कितने बचेंगे। तो आप ये देखिएगा, 1000 थे ना, इनिशियली तो 1000 थे, 25 छोड़कर चले गए तो कितना हो गया, 975। फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स left in the auditorium when second batch leaves। जब सेकंड बैच छोड़कर जाता है तब कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, 950। भाई 75 में से 50 और सब्ट्रैक्ट 25 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितने बचेंगे, 950 स्टूडेंट्स बचेंगे ऑडिटोरियम में। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम एंड थर्ड बैच लीव्स। जब तीसरा बैच छोड़कर जाता है तब कितने बच्चे बचेंगे, 950 में से 25 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 925। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इतने इतने बचते रहेंगे, ऑडिटोरियम में इतने स्टूडेंट्स बचते रहेंगे। तो अब आप ये देखिएगा, जब पहला बैच छोड़कर चला गया तो उस ऑडिटोरियम में कितने बच्चे बचे, 975।
तो ये एक तरह से मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट टर्म A1। जब दूसरा बैच छोड़कर चला गया तो 950 स्टूडेंट्स बचे ऑडिटोरियम में, इसको बोल दीजिए सेकंड टर्म। जब तीसरा बैच छोड़कर गया तो स्टूडेंट्स कितने बचे ऑडिटोरियम में, 925, तो इसको बोल दीजिए थर्ड टर्म। तो ये हो गया A3। अगर अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल आ जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये एक एपी है, नहीं तो ये एक एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा, 950 माइनस 975, 950 माइनस 975, ये हो गया माइनस का 25। फिर देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 925 माइनस 950, ये हो गया माइनस का 25, ठीक है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों के दोनों इक्वल हो गए, सिंस A3 minus A2 is equal to A2 minus A1. Therefore, the given situation, therefore the given situation represents an AP, represents an AP। बताइए जी, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। ये फर्स्ट पार्ट, जी सर। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या दिया है इन्होंने, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, the amount of money in the account every year, the amount of money in the account every year when rupees 100 are deposited annually, when rupees 100 are deposited annually, to accumulate at compound interest, to accumulate at compound interest, to accumulate accumulate at compound interest at 4% per year, at 4% per year, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे हम, to accumulate at 4% per year at compound interest at 4% per year। अब इसमें हम ये सबसे पहले ये देखेंगे, the amount of money in the account every year when rupees 100 are deposited annually to accumulate at compound interest at 4% per year। तो पैसा कितना जमा कराया गया अकाउंट में, 100 रुपीज, तो हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% पर एनम, पर एनम मतलब एनुअली, मतलब पर ईयर, ठीक है।
उसके बाद प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो हर साल मेरे को देखना है कि हर साल कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा, कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, कितना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बेटा इकट्ठा हो जाना, ठीक है, कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम हर साल का देखते चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का देखेंगे, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, एक साल के बाद अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा बेटा A1, कैपिटल A1 बोल देंगे इसको। और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n। और 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। प्रिंसिपल है 100 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 4/100, और इसकी पावर है 1। 1 मिनट वेट करिए बेटा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। बेटा 1 मिनट के लिए आप लोगों की ना वीडियो बंद होएगी, बस 1 मिनट के बाद मैं आता हूँ। 1 मिनट वेट करिए बस। अब ये देखिएगा, 4 × 4 एंड 4 × 25 = 100। ये हो गया 100 प्लस 100 इंटू 1 + 1/25। इसकी पावर 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं है। 25 + 1 कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 26/25। 25 4 ज़ा 100, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, और 2 10, तो ₹104। तो एक साल बाद बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट हो जाएगा। हमने शुरुआत में डिपॉजिट करे थे 100 रुपीज, लेकिन एक साल बाद 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में अमाउंट हो जाएगा इकट्ठा 104 रुपीज। अब मुझे ये देखना है कि केस सेकंड, अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, के 2 साल बाद कितना हो जाएगा। केस सेकंड, अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो A2 इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर 2। क्योंकि अब 2 साल की बात कर रहे हैं कि 2 साल बाद कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो पावर में 2, यानी कि n की जगह पहले 1 आया था, अब n की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 4/100 की पावर 2। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर। अब इसको इस तरफ कर रहा हूं। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको?
ऑडियो Yes, sir. Yes, sir. नहीं है? ठीक है। तो A2 is equal to 100 multiplied by 26 into 26 upon 25 into 25. 25 for the 100. 4 into 26 हम करके देख चुके हैं। 4 into 26 होता है 104। 104 into 26 अपॉन 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 104 multiplied by 26, 6 4 the 24, 2 कैरी आ गया, 6 0 the 0 और 2 2, 6 1 the 6, 6 24, 2 4 the 8, 2 0 the 0, 2 1 the 2, 4 2 plus 8 10, 1 कैरी आ गया, 1 plus 6 7, तो ये हो गया 2704। तो न्यूमरेटर में आ गया 2704 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 27 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये हो गया 20, तो 20 तो 25 के टेबल में आता नहीं, तो 204 20 नहीं आता, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर 204 मतलब 25 8 जा 200, फिर 204 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 4 40 हो गया, 40 हो गया। 25 वन जा 25, 40 माइनस 25 हो गया 15, 15 के आगे 0 लगाया 150, 25 6 जा 150। तो 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा ₹108.16, 108 रुपीज 16 पैसे। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर सभी को? जी सर। Yes, sir. उसके बाद केस थर्ड देखेंगे, क्योंकि मुझे किसी को भी सीक्वेंस को एपी प्रूव करने के लिए कम से कम इनिशियल 3 टर्म्स मुझे चाहिए ही होती हैं, तो मुझे 3 टर्म्स तो चाहिए ही, देखनी ही है। तो अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे। केस थर्ड, अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 3 years, ये हो जाएगा A3 is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर 3। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था शुरुआत में देख लीजिए, 100 रुपीज था आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4, 1 plus 4 upon 100 की पावर 3, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 1 plus 1 upon 25 कितना हो जाएगा, 26 upon 25, वही 100 मल्टीप्लाई बाई 26 अपॉन 25 की होल पावर 3। ठीक है, इसके बाद मैं उस तरफ कर रहा हूं इसको, लास्ट में देखिएगा। फिर देखिएगा ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन। Sir, हाँ बेटा बताओ। सर ऊपर वाला सही पूरा दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर 3 हो गया, तो 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 4 जा 100, 4 into 26 104 multiplied by 26 into 26 upon
25 इंटू 25, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। मैं कैलकुलेटर यूज करके सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका कि कितना होगा। वन जीरो फोर मल्टीप्लाइड बाई 26 multiplied by 26, 70304 divided by 625, 112.49। ये हो गया बेटा रुपीज 112.49, ठीक है। अब हमारे पास तीन अमाउंट्स आ चुके हैं। अब मैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालूंगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये AP है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये AP नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। हम ये कहेंगे बेटा यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 देखिए A2 कितना आया था 108.16, 108.16 माइनस A1, A1 कितना आया था 104, 104। तो ये हो जाएगा रुपीज 4.16। A2 माइनस A1 तो ये हो गया 4.16। फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो देखिएगा A3 कितना था 112.49, 112.49 माइनस 108.16, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया, ये भी 3, और 112 माइनस 108 ये कितना हो गया 4। तो रुपीज 4.33। तो दोनों अलग अलग हैं। तो हम ये कहेंगे सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so the given condition is not forming an AP, is not forming an AP। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 5 था। फिर एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। एग्जांपल नंबर 6 में एक तो मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है। देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा है देखिएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द कॉमन डिफरेंस and write the next three terms. Find the common difference and write the next three terms
of the AP, write the next three terms of the AP, 3 minus 2 minus 7 minus 12. 3 minus 2 minus 7 minus 12 like this. ठीक है, तो एक तो मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है इस एपी की। देखिएगा, ये हो गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसे ये तो फर्स्ट टर्म हो गई a1 इज इक्वल टू 3, इसको हम a भी बोल देते हैं। a2 क्या है -2, a3 क्या है -7, बस इतना सफिशिएंट है। a2 माइनस a1 निकालिए, कितना हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5। तो जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू -5। एक तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस -5। दूसरा वो बोल रहे हैं राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस हर एक अगली टर्म में ऐड होता चला जाता है। देखो 3 में अगर -5 ऐड करेंगे तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2। -2 में अगर -5 ऐड करेंगे तो -2 प्लस -5 यानी कि -2 -5 वो हो जाएगा -7। -7 में -5 ऐड करेंगे तो -7 -5 -12। तो हर एक अगली टर्म में हमको -5 यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाना है। तो अब आप ये देखो a1 a2 a3 a4। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स therefore next three terms of this AP, next three terms of this AP ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3 a4। तो a5 क्या है a4 प्लस -5 और a4 कितना -12 प्लस माइनस मतलब माइनस, तो ये हो गया -17। a6 ये क्या हो जाएगा a5 प्लस -5, a5 कितना -17 प्लस माइनस मतलब माइनस, -17 -5 कितना हो गया -22। फिर a7 ये क्या हो जाएगा a6 प्लस -5, a6 प्लस -5 यानी कि a6 कितना है a6 अभी अभी निकाला -22। तो -22 प्लस माइनस मतलब माइनस, तो -27। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। बताइए काव्या काम्या देवशी क्लियर है? यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है जी। पार्थ बताइए क्लियर है? यस सर। लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य है। नव्या यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर आपने हम एक फॉर्म भी तो बताई थी कि जो एपी होते हैं वो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस तो है 4d। कि पहला जो टर्म है पहला टर्म हम बोलते हैं ए, दूसरे टर्म को बोल देते हैं a प्लस डी, तीसरे टर्म को बोल देते हैं a प्लस 2d, चौथे टर्म को a प्लस 3d। ऐसे अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके सर। अब ये हमारे पास 6 एग्जांपल्स हो गए। एक्सरसाइज 5.3 इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। और अगर आपके पास अभी आर.डी. शर्मा है तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में लेवल 2 का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। और मैंने आपको बताया है कि आप सब बच्चे जो एनसीईआरटी एक एक बार कर चुके हैं तो आपको लेवल 1 कंप्लीट करना है। लेवल 2 जो है, लेवल 2 में सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस, लेवल 1 कंप्लीट करना है। तो जो लेवल 1 है, लेवल 1 में टोटल 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये 7 क्वेश्चंस करिएगा। फिर जैसे आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, 12 पार्ट्स दे रखे हैं। तो आप कोई 4 या 5 पार्ट्स कर देना, सारे करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, कोई 2 या 3 पार्ट्स कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं। वो सीक्वेंस दे रखा है, अगर आप करेंगे भी ना तो बहुत लेंथी नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाएगा।
ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं इसमें, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकल सकता है। तो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करिएगा और इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू कराता हूँ। जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकालते हैं और बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, पानी पी रहा हूँ मैं जरा, 1 मिनट में आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ये सारा मिटा रहा हूँ। चलिए जी, अगला देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी और जनरल टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिएगा क्या होता है, सिंपल सिंपल सा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो देखो ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला देखिए सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये है, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए आप फर्स्ट टर्म बताइए, तो आपको इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 रख देना है बस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर a1 और ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 इंटू डी 0, तो फर्स्ट टर्म a ही होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आप a2 निकालिए यानी कि सेकंड टर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 2 डाल देंगे। जब n की जगह आपने 2 डाल दिया तो वो हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो a प्लस 1d ये हो गया। ठीक, तो यानी कि a प्लस डी हो गया सेकंड टर्म। फिर अगर थर्ड टर्म की बात होती है तो n की जगह 3 डाल दीजिए, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो a प्लस 2d। तो इस तरीके से हम लेकर चलते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर भी n है वहां वहां पर आपको वैल्यू डाल देनी है जो भी आपसे टर्म पूछी जाए। थर्ड टर्म पूछी जा रही है तो n की जगह 3 डाल दीजिए, फोर्थ टर्म पूछी जा रही है तो n की जगह 4 डाल दीजिए। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा,
इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में आपसे ये पूछा जाए कि आप लास्ट से बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म अगर लास्ट से निकालना होता है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां पर L क्या होगा, लास्ट टर्म, L हो जाएगा लास्ट टर्म और D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। L हो जाएगा लास्ट टर्म और D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जब लास्ट से निकालना होता है, जब लास्ट से के एंड से आपको निकालना है nth टर्म, तो L माइनस n माइनस वन इंटू डी। बताइए जी, क्लियर है सबको, चले आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि, अच्छा हाँ एक चीज और देखिएगा, मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अगर किसी एपी की बीच की टर्म निकालनी है, मिड टर्म निकालनी है, तो मिड टर्म कैसे निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, तो वो उस हिसाब से निकाली जाती है मिडिल टर्म। तो हम ये कहेंगे इफ द नंबर ऑफ टर्म्स n is, if the number of terms n is odd, then n plus 1 by 2th term is मिडिल टर्म। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। n प्लस वन बाई टू टर्म ये होती है मिडिल टर्म, अगर n ऑड है तो, अगर n ऑड है तो, लेकिन अगर n इवन है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, if n is even, then, अगर n इवन है, then, जब n इवन होता है तो दो होती है मिडिल टर्म्स, क्या, एक तो होती है then there will be two middle terms, there will be two middle terms, n by 2th term and n by 2 plus 1th term। दो मिडिल टर्म होगी, एक मिडिल टर्म होगी n by 2th टर्म और एक मिडिल टर्म होगी n by 2 plus 1th टर्म। तो ये दो मिडिल टर्म्स होती हैं जब हमारे पास n इवन होता है तब। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेवल वन के एग्जांपल्स देखिए, पेज नंबर 5.13, पेज नंबर 5.13 का एग्जांपल नंबर वन देखिएगा। फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 12th, 24th and nth term, find the 12th 24th and
12th, 24th and nth term of the AP given by nth term of the AP given by nth term of the AP given by 9, 13, 17, 21, 25. 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये AP दे रखा है, तो आप ये देखिएगा यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 9 यानी कि 4, ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म ए कितना है 9, तो ये पूछ रहे हैं 12th टर्म बताओ, 24th टर्म बताओ और nth टर्म बताओ। तो सबसे पहले हम nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म ऑफ दिस AP an is equal to फॉर्मूला a plus n minus 1 into d। तो an क्या हो जाएगा, a कितना है बेटा 9 प्लस n minus 1 और d कितना है 4। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे अभी इसको। तो an is equal to 9 तो रहेगा ही यहाँ पर, 9 प्लस 4 इंटू एन क्या हो गया 4n, 4 इंटू माइनस 1 क्या हो गया -4। तो 9 माइनस 4 हो गया 5, तो ये हो गया 4n प्लस 5। तो an हो गया 4n प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया जी nth टर्म ऑफ दिस AP। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं ये कि 12th टर्म बताइए। तो 12th टर्म बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह 12 डाल दीजिए बस, ऐसे ही। ये तो n की जगह आप 12 डाल देंगे। तो 12th टर्म n की जगह 12 डाल दीजिए। A12 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 5। तो 12 4 जा 48 प्लस 5, तो 12th टर्म तो हो गया 53। इसी तरह से 24th टर्म, ये क्या हो जाएगा A24, 4 इंटू 24 प्लस 5, तो 96 प्लस 5, ये कितना हो गया 101। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। 53 आ गया, 101 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में बस, और इसमें कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं आपको, आपको एक्सरसाइज 5.3 करनी है बस। होमवर्क में एक्सरसाइज 5.3 ये आपको कंप्लीट करनी है बस जी, इतना करना है। ठीक है, बाकी कल कराते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है सर। हाँ जी बताइए। सर जो हमारा एपी है इसमें सम वाले क्वेश्चंस हट गए हैं ना? सम वाले क्वेश्चन हट गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हटी हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली सम वाले क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, वो हमने एनसीईआरटी के भी करे थे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके, नमस्ते Thank you, सर। sir. ओके, नमस्ते। Bye, sir.